नमस्कार। कुमारस्वामी फाउंडेशन की इस विशेष प्रस्तुति का आरंभ हम नोवालिस के इस कथन से करते हैं कि फिलॉसफी इज रियली होम सिकनेस, इट इज़ द अर्ज टू बी एट होम एवरीवेयर। अब यदि ऐसे में हमें और आपको घर में रहना रास नहीं आ रहा है तो इसके गंभीर परिणाम तो होंगे ही, इसके गंभीर निहितार्थ भी हैं। जिस प्रकार का जीवन जीने के हम लोग आदी हो चुके हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इस अवसर पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, कोरोना जनित इस महामारी से उपजे इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें एक अवकाश तो अवश्य मिला, लेकिन उस अवकाश में हम बहुत सारे निष्कर्ष उसी आपाधापी में निकालने लगे जिस आपाधापी का जीवन जीने के लिए अभी तक हम लोग अभ्यस्त हो चले थे। 20वीं शताब्दी के अल्पचर्चित किंतु अत्यंत तीक्ष्ण प्रज्ञा प्रधान विचारक जड़ाऊलाल मेहता ने विद्वानों के मध्य समादृत अपने निबंध कवि कर्म और चिंतन सर्जना के 2 आयाम में इस बात को उद्घाटित किया है कि ऋषियों की भी प्राथमिक इच्छा यही रही कि उन्हें चिंतन, मनन और सृजन का पर्याप्त अवकाश मिले। इसलिए इस अवकाश का सदुपयोग हम इस रूप में करेंगे कि जो हमारे सभ्यताई संकल्प हैं, जो हमारे सामने सभ्यताई चुनौतियां हैं, उन संकल्पों को लेकर और जो हमारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर हम अपनी आधारभूत भारतीय दृष्टि से ठीक प्रकार से गंभीरता से विचार करने की कोशिश करें। अवकाश के क्षणों में भी आपाधापी में विचार करना हमारे लिए यथेष्ट नहीं होगा। इसलिए इस क्रम में हम सबसे पहले जो मूल सनातन भारतीय जीवन विधान हैं, उनके निर्धारक तत्व हैं, जैसे ऋणत्रय का सिद्धांत, उसके अंतर्गत पुरुषार्थ का सिद्धांत, वर्णाश्रम का सिद्धांत, इनकी चर्चा करते हुए वे सिद्धांत कैसे आज आधुनिक जीवन में प्रतिस्थापित किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा, और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उन कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करें। लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र की जिस व्यवस्था में हम रहने के लिए उद्यत किए गए हैं, उस व्यवस्था का मूल लक्षण क्या रहा है हमारी परंपरा में, और हमको अपने इन सनातन सिद्धांतों से अलग करके एक नई दृष्टि से पोषित और पल्लवित करने में हमारी शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका रही है, इन प्रश्नों पर भी आगे चल करके हम विचार करने की चेष्टा करेंगे। अपने विषय के गंभीरतर पक्षों पर पहुंचने के पहले इधर कुछ मित्रों ने लॉकडाउन के संबंध में कुछ सत्यों का उद्घाटन किया है। आइए पहले उन्हीं सत्यों की समीक्षा कर लेते हैं। थोड़ा ठहर कर इन तात्कालिक सत्यों पर विचार करने की आवश्यकता है कि इनका यथार्थ क्या है और इनकी हमारे लिए उपादेयता कितनी है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका अब विश्व की महाशक्ति नहीं रही। ये बात सही है कि इस बीमारी में हमारी स्थिति अमेरिका जितनी खराब नहीं है, लेकिन इस बीमारी से निपटने के सारे उपाय और सारे तौर तरीके उसी दृष्टि पर टिके हुए हैं जिस दृष्टि को हमने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम से सीखा है। इसलिए ये दावा करने के पहले हमें अपनी इस पूरी विचार दृष्टि की पुनर्समीक्षा करने की भी आवश्यकता है। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन विश्व कल्याण की नहीं सोच सकता है। बावजूद इसके कि इस बीमारी को फैलाने में चीन की भूमिका को बहुत संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन आज भी हम अपनी बहुत सारी चिकित्सकीय और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ज़रूरतों के लिए चीन पर बहुत ही बुरी तरह से निर्भर हैं। अपने सारे अल्ट्रा मॉडर्न प्रयास करके, वो प्रयास चाहे औद्योगिक हों, चाहे मिलिट्री हों, चाहे सिविल हों और चाहे डिजिटल हों, इन सारे प्रयासों के द्वारा अभी थोड़े समय पहले तक ही हम लोग चीन को बहुत जल्दी से जल्दी पीछे छोड़ देने पर आमादा भी थे। इसलिए चीन के बारे में भी इस प्रकार का कैलकुलेशन करना जल्दबाजी होगी। ये कहा जा रहा है कि अब यूरोप के देश जिस स्थिति से गुजर रहे हैं
उसे देखकर ये लगता है कि यूरोप अब पहले की तरह बहुत बुद्धिमान नहीं रहा। लेकिन हमें फिर से इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा सारा शिक्षा तंत्र और हमारी सारी शिक्षा दृष्टि आज भी उसी यूरो अमेरिकी दृष्टि पर आधारित हैं, उसी अमेरिकी और यूरोपियन दृष्टि पर आधारित हैं जो युद्ध, भय और बीमारी के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को पोषित करते हैं। ये जीवन बीमा का तंत्र, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का तंत्र और ये हथियारों के विपणन और व्यापार का तंत्र, ये वो तंत्र है जिसके आधार पर सारी यूरो अमेरिकन बौद्धिकता पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव जमाए हुए है। और हम भी बहुत जल्दी से जल्दी इनको पीछे छोड़ करके विश्व गुरु का सपना पाले हुए थे। इसलिए ये सब दावे करने के पहले हमें अपनी वस्तु स्थिति पर भी ठीक प्रकार से विचार करना चाहिए। एक दावा ये भी किया जा रहा है कि अब हम अपनी छुट्टियां बिना यूरोप गए या अमेरिका गए भी बिता सकते हैं। वस्तुतः छुट्टियों को बिताने की हमारी सारी अवधारणा ही एक यूरो अमेरिकी अवधारणा है और अब तो हमने हद कर रखी है कि अपने तीर्थों को भी हमने पर्यटन की जो एक आसुरी अवधारणा है उस पर्यटन की आसुरी अवधारणा में तब्दील कर दिया है या उससे आच्छादित कर दिया है। इसलिए अवकाश के अपने पूरे विधान पर हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता औरों से बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है भी तो इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, यह प्रकृतिवशात है। लेकिन हमको दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए कि आज भी भारतवर्ष में जो विकलांगों की संख्या है, जो कुपोषित लोगों की संख्या है और 6 रोगों से मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या है, वो बहुत ही चिंताजनक है। हमको अपने इन सारे स्वास्थ्यगत पहलुओं पर थोड़ा व्यापक दृष्टि से और थोड़ा खुले मन से विचार करना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि कोई पादरी, पुजारी, ग्रंथी, मौलवी या ज्योतिषी एक भी बीमार व्यक्ति को ठीक करने में सफल नहीं रहा। हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि क्या इन लोगों की नियुक्ति इसी कार्य के लिए हुई थी? ऐसा क्यों है कि हम अपने सारे दुष्कर्मों का ठीकरा सबसे पहले धर्म पर ही फोड़ना शुरू करते हैं? साथ में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार की बड़ी महामारियां वो केवल किसी मानवीय त्रुटि का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे कुछ बड़े आधिदैविक कारण होते हैं और आधिदैविक कारणों से उत्पन्न महामारियों का निदान भी कुछ आधिदैविक प्रकार से ही होता है। इसलिए धर्म के प्रश्न पर हमको इस प्रकार से कोई हास्यास्पद उपेक्षा या कोई आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इधर ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासनकर्मी ही हमारे असली हीरो हैं, न कि फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स। वस्तुतः जो भी लोग अपने दायित्व का किसी सामान्य काल में अथवा विपदा काल में ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, वे सर्वकालिक हीरो होते हैं। कभी कभी परिस्थितिवशात किसी वर्ग की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा सघन हो जाती है, लेकिन ये जो बार बार अपने हीरो और बार बार अपने नायक बदलने वाली बात है, ये कोई बहुत अच्छा चिन्ह नहीं है। ये आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से एक बहुत ही संकटग्रस्त सभ्यता के लक्षण हैं, जो बार बार अपने हीरो और बार बार अपने नायक बदलती है। इसलिए हमें अपनी इस आध्यात्मिक और बौद्धिक मनोवृत्ति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये कहा जा रहा है कि बिना उपभोग के विश्व में सोना, चांदी या तेल, इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। वास्तव में बिना उपभोग के तो किसी भी वस्तु की कोई कीमत नहीं है, और किस वस्तु का किस मात्रा में, किस अनुपात में हम उपभोग या उपयोग करते हैं, ये वस्तुतः हमारे सभ्यताई संस्कार पर निर्भर करता है। इसलिए उपभोग का जो हमारा संसार बना हुआ है, उसके सापेक्ष अपने सभ्यताई और सांस्कृतिक संस्कार की हमको तहकीकात करनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार पशुओं और परिंदों को लगा कि ये संसार उनका भी है। ये बात अपने आप में ठीक हो सकती है, लेकिन हमें यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि जब तक ईश्वर को हम सृष्टि के केंद्र में नहीं मानते, तब तक प्रकृति
और प्राकृतिक जीव जंतुओं या वनस्पतियों के साथ या प्राकृतिक रचनाओं के साथ हमारा कोई स्वाभाविक तादात्म्य नहीं बन सकता। इसलिए इस प्रकार के तात्कालिक आकलन से भी हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ बचना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि वास्तव में तारे टिमटिमाते हैं, ये पहली बार महानगरों के बच्चों को महसूस हुआ। वस्तुतः ये जो महानगरों की अवधारणा है और बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हुए महानगरों की अवधारणा है, ये किसी सभ्यता के उन्मेष का नहीं बल्कि ये सभ्यता के पतन का चिन्ह होता है। ये सारी महानगर की अवधारणा ये मानवीय मूल्यों या मानवीय आचरण या मानवीय संबंधों के सर्वथा प्रतिकूल धारणा है। इसलिए महानगरों की इस धारणा को हमें कोई बहुत अच्छी दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि विश्व के अधिकतर लोग अपना कार्य घर से भी कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में ये भी एक तात्कालिक आकलन है, क्योंकि वर्तमान विश्व व्यवस्था के मानकों को अस्वीकृत किए बिना हम घर की धारणा पर विचार ही नहीं कर सकते। सारी की सारी आधुनिक विश्व व्यवस्था अपने आप में एक घर विरोधी व्यवस्था है। घर की संरचना, घर के संस्कार, घर की मर्यादा और घर का विचार ही आधुनिक विश्व व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए विचार करने की ये बात है कि इस विश्व व्यवस्था में वही व्यक्ति सफल होगा जिसकी धारणा घर विरोधी या परिवार विरोधी होगी। इसलिए ये आकलन भी अपने आप में एक तात्कालिक आकलन है। ये कहा जा रहा है कि हमारी संतान और हम बिना जंक फूड के भी रह सकते हैं, लेकिन घरों में जैसे जैसे ये मॉड्यूलर किचन बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे घरों में माएँ कामकाजी होती चली जा रही हैं, घरों में भोजन बनने की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति लगातार कम भी होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में होटलों में, रेस्टोरेंट में या खोमचों पर अपने उदर पोषण के अतिरिक्त हमारे पास और हमारे बच्चों के पास और विकल्प भी क्या रह जाता है, ये बात भी विचार करने की है। इसलिए इस लॉकडाउन को हटने दीजिए और तब देखिए यथार्थ क्या है। ये कहा जा रहा है कि एक साफ सुथरा और स्वच्छ जीवन जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन विचार करने की भी बात है कि गंदगी, अपवित्रता और कूड़ा ये महानगरीय सभ्यता के अनिवार्य लक्षण हैं। पश्चिम और पूर्व, गांव और शहर, इन दोनों में इनकी मात्रा में और इनके प्रकार में तो अंतर हो सकता है, लेकिन गंदगी, कूड़े और अपवित्रता के विचार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। महानगरीय सभ्यता अपने आप में गंदगी, कूड़ा और अपवित्रता का वाहक होती है। ये कहा जा रहा है कि भोजन पकाना केवल स्त्रियां ही नहीं जानती। ये बात ठीक है कि भोजन पकाना पुरुष भी जानते हैं, लेकिन व्यंजन बनाना तो स्त्रियां ही जानती हैं। और जैसे जैसे स्त्रियां घर से विमुख हो रही हैं, केवल व्यंजन बनाना ही नहीं बल्कि बहुत सारे तीज त्यौहार, मंगल गीत, बहुत सारी हस्तकलाएं और बहुत सारे रीति रिवाज अब इतिहास की वस्तु भी बनते चले जा रहे हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी इस कथन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये कहा जा रहा है कि मीडिया केवल झूठ और बकवास का पुलिंदा है। देखिए, वस्तुतः किसी नॉर्मल या सम्यक समाज में सूचनाओं की कोई बहुत भूमिका नहीं होती। जो समाज जितना दिग्भ्रमित होगा उसमें सूचनाएं उतनी ही प्रचुर मात्रा में होंगी, और जो समाज जितना पथभ्रष्ट होगा उसमें सूचनाओं की विविधता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए एक नॉर्मल सोसाइटी में, एक सामान्य समाज में मीडिया की कोई बहुत बड़ी भूमिका माननी भी नहीं चाहिए। और एक ऐसे समाज में जो बुरी तरह से दिग्भ्रमित हो और पथभ्रष्टता की तरफ आगे बढ़ रहा हो, उसमें सूचनाओं की विविधता और सूचनाओं की प्रचुरता पर टिके हुए मीडिया से कोई बहुत आशा भी नहीं करनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि भारतीय नारी की वजह से ही घर मंदिर है। इस बात का हमको एहसास इस लॉकडाउन में हुआ। इस बारे में मैं आनंद कुमार स्वामी का एक कथन उद्धृत करना चाहूँगा, जहाँ उन्होंने कहा है कि इम्पेरियलिज्म अटैक्स एट द मोस्ट टेंडर पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑब्वियसली एट द वुमेन कंटेंट ऑफ इट एंड ट्राइज टू कन्वर्ट देम इनटू ए फैक्ट्री वर्कर और कैरियर ओरिएंटेड लेडी।
जो आसन्न संकट है वो तो इस समय घर पर ही आया हुआ है। ये ध्यान देने की बात है कि जिस आधुनिक कार्य व्यवहार के मानक पश्चिम के देश बने हुए हैं, उन यूरोपीय और अमेरिकी देशों में आज 50% से अधिक बच्चे परिवार की व्यवस्था से बाहर जन्म ले रहे हैं। इसलिए घर के इस संकट को, जो आसन्न संकट है, जो हमारे सामने उपस्थित संकट है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे हमको बचने की और बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि पैसे की आज कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दाल रोटी ही असली यथार्थ है। ये ठीक है कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन अनवरत दाल रोटी की चिंता होना या दाल रोटी का अभाव होना या दाल रोटी तक ही सीमित रहना भी किसी सभ्यता के उत्कर्ष के लक्षण नहीं है। इसलिए जब हम सभ्यता के भौतिक पहलुओं पर भी विचार करते हैं तो हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा सांगोपांग और थोड़ा विस्तृत रखने की चेष्टा करनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि भारतीय अमीरों में मानवता कूट कूट कर भरी है, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। वस्तुतः मानवता का अमीरी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता। मानवता का रिश्ता होता है रईसी के साथ या कुलीनता के साथ, और दुर्भाग्य से लोकतंत्र की व्यवस्था में कुलीनता के लिए कोई सैद्धांतिक और अनिवार्य स्थान होता ही नहीं है। इसलिए इस कथन पर भी गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये भी कहा जा रहा है कि विकट समय को सही तरीके से भारतीय ही समझ सकता है, संभाल सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है मित्रों कि एक भारतीय का भारतीय बने रहने का आत्मविश्वास बुरी तरह से दरक चुका है। इसलिए इन प्रश्नों या ये जो तात्कालिक सत्यों का इल्हाम कुछ लोगों को हुआ, उसके विश्लेषण के माध्यम से हमको ये समझना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जिस समय भारत का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी, आनंद कुमार स्वामी, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य और बद्री शाह ने सदाचार, संयम, स्वावलंबन और स्वदेशी के मार्ग पर जो हमें चलने का आह्वान किया, उस मार्ग को छोड़कर जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस पर एक बार ठहर कर सोचने का मौका इस कोरोना की क्राइसिस ने दिया है। क्या आज से 2 महीने पहले भी कोई ये सोच सकता था कि चांद और सितारों को छूने की तमन्ना रखने वाली ये दुनिया एकदम से इस तरह से ठहर जाएगी? और अगर प्रकृति ने इस दुनिया को ठहरने का एक मौका दिया है, तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि ठहर कर हम अपनी इस पूरी जीवन शैली पर एक बार फिर से विचार करने की कोशिश करें। तो ये कुछ हमारे आरंभिक आकलन थे, और इसके बाद हम लोग इस विषय के अगले पक्ष की ओर बढ़ेंगे। वो थोड़ा गंभीरतर पक्ष होंगे। किन आधारों पर हमको अपनी समूची विचार दृष्टि का आकलन करना है, वो कौन सी भारतीय विचार दृष्टि है, उस भारतीय विचार दृष्टि के अंग उपांग क्या हैं, उसके अन्य व्यवहारिक और आनुषंगिक पक्ष क्या हैं, इन पर हम आगे विचार करेंगे। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में अगस्त्य ऋषि द्वारा रावण विजय के निहितार्थ श्री राम को जिस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया गया, उस दिव्य स्तोत्र में कृतघ्नता को पाप मानते हुए भगवान भुवन भास्कर को कृतघ्नों का नाशकर्ता कहा गया है। विभिन्न संस्कृतियों में संपर्कवशात आचरण और जीवन साधना के उपकरण लगभग समान होते हुए भी संस्कृतियां अपने मूल विधान में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये विचार हमको समझ लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति की इस विभिन्नता को स्थापित करने वाला तत्व, इसमें निहित जिज्ञासा का तत्व है। यह जिज्ञासा है आत्म तत्व की जिज्ञासा, अर्थात आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा। आत्मबोध की जिज्ञासा का यह प्रश्न समूचे भारतीय जीवन विधान में ऐसे रचा बसा है कि जीवन के सभी आयामों का औचित्य और इस आत्मबोध की साधना के आधार पर ही सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में, भारतीय जीवन विधान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक
सभी प्रकल्प उसी रूप में औचित्यपूर्ण हैं जिस रूप में वे आत्मबोध की इस साधना में सहायक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से भारतीय जीवन विधान में आत्मबोध की जिज्ञासा का प्रश्न सदा सर्वत्र एक अवान्तर कथा की तरह विद्यमान रहता है, एक बैकग्राउंड स्टोरी की तरह विद्यमान रहता है। जीवन के सभी प्रकल्पों में आद्योपांत विद्यमान एक सूत्रता और घनिष्ठता भारतीय जीवन विधान की अप्रतिम विशेषता है, ये हमें मानना पड़ेगा। यही कारण है कि भारतीयों से एक अखंड दृष्टि की अपेक्षा की गई है, एक इंटीग्रेटेड विजन ऑफ लाइफ की अपेक्षा की गई है। भारतीयों के लिए यह संभव ही नहीं कि उनकी भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि कुछ और हो और मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और। इस यथार्थ को न समझने के कारण ही तथाकथित भारतीय नीति नियंता और समाज सुधारक कभी समाज को, कभी राजनीति को, तो कभी अर्थनीति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उनमें अपनी अपनी दृष्टि और समझ नासमझ के अनुरूप परिमार्जन करने की चेष्टा करते हैं। कभी कोई समाज को सुधारने की चेष्टा करता है, कभी कोई अर्थनीति को सुधारने की चेष्टा करता है और कभी कोई राजनीति में कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। वस्तुतः भारतीय जीवन अखंड और तत्वतः एकरस है तथा जीवन के जिस प्रतिमान के प्रति विश्वास के कारण इसकी अखंडता और एकरसता सुरक्षित रहती है, उसी प्रतिमान के प्रति अविश्वास के कारण इसमें विखंडन और रसभंग की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अर्थात जिस तत्व के कारण हम इस जीवन को अखंड और एक मानते हैं, उसी तत्व में यदि हमारा अविश्वास हो जाए तो जीवन की वो अखंडता और एकता भंग होते हुए भी देर नहीं लगती। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। यह विराट विश्व योजना ब्रह्म का विवर्त है या ब्रह्म का विस्तार है। इस तथ्य को समझते हुए अपने वास्तविक स्वरूप का बोध मनुष्य को प्राप्त हो, यही आत्मबोध का तात्पर्य है। अर्थात ये समूचा विश्व विराट का या ब्रह्म का विस्तार है। इस तत्व को हम समझें और इस तत्व को समझते हुए हम अपने आत्मबोध से आप्लावित हों, यही भारतीय जीवन में जिज्ञासा या आत्मबोध का भाव है। इस आत्मबोध की प्राप्ति को सुलभ बनाने के लिए त्रिगुण और कर्म का सिद्धांत, वर्णाश्रम और पुरुषार्थ के सिद्धांत तथा ऋणत्रय की आधारभूत मान्यताएं भारतीय जीवन में विद्यमान हैं। ऋणत्रय के सिद्धांत के अंतर्गत देव, ऋषि और पितृ ऋण की मान्यता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भारतीय देवताओं, ऋषियों और पितरों के प्रति ऋणग्रस्तता के भाव के साथ जन्म लेता है। इस ऋण को चुकाने में ही उसके जीवन की सकल साधना प्रतिफलित होती है। इस प्रकार भारतीय मनुष्य कोई रूसो के कथनानुसार जन्मतः स्वतंत्र नहीं पैदा होता। मैन इज नॉट बॉर्न फ्री हेयर। इस ऋण को चुकाने में ही उसके जीवन की सकल साधना प्रतिफलित होती है। ये उसके जीवन का दायित्व है। इसी को सुचारू रूप से प्रतिपादित करने के लिए वर्णाश्रम और पुरुषार्थ के सिद्धांत भी भारतीय जीवन में विद्यमान हैं। अब आप देखते रहिए ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से कैसे अंतर्गुंथित हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो भारतीयों की सकल जीवन साधना देवों, ऋषियों और पितरों के प्रति कृतज्ञता की साधना है। इस अर्थ में भारतीय जीवन विधान के किसी भी अंग प्रत्यंग के प्रति अविश्वास होना कृतज्ञता की श्रेणी में माना जाना चाहिए। इसी अर्थ में कृतज्ञता धर्म है और कृतज्ञता अधर्म तथा पाप। इस तत्व को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। पंचतत्वजन्य सृष्टि की असंख्य विभूतियां जो मनुष्य को अनायास ही प्राप्त होती हैं, अनेकानेक देवताओं के अनुशासन में निबद्ध होती हैं। उनके अनुशासक देवता तत्व होते हैं। उन विभूतियों की प्राप्ति के लिए उनके अधिपति देवताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव ही देव ऋण का आधार तत्व है। सकल सृष्टि की सभी विभूतियों का शास्त्रोचित अथवा धर्मोचित भोग करते हुए उनके अधिपति देवता तत्व को संतुष्ट किया जा सकता है।
इस दृष्टि से वर्तमान में व्याप्त पर्यावरण और महामारी का बहुआयामी संकट देव ऋण के प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रमाद का ही परिणाम है। इस बात को हमें बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए। यह महामारी कोई किसी लेबोरेटरी या किसी बाजार मात्र की उपज नहीं है, बल्कि हमने अपने प्राकृतिक तत्वों के अनुशासक देवता तत्वों के अनुशासन का जिस बुरी तरह से उल्लंघन किया है, ये उसका स्वाभाविक परिणाम है। महामारियां वस्तुतः आधिदैविक कारण का प्रतिफल होती हैं। त्वरित विकास के साधनों के नाम पर मनुष्य की आजीविका का हरण करने वाले भीमकाय महायंत्रों को भी इसी दृष्टि से परंपरा में उपपाप की श्रेणी में गिना गया है। महायंत्रों को हमारे यहाँ उपपाप कहा गया है। वो पापों का कारण बनते हैं, आजीविका को अपहरित करने का कारण बनते हैं और मनुष्य के अनुशासन को भंग करने का कारण बनते हैं। इसीलिए उन्हें परंपरा में उपपाप की संज्ञा दी गई है। अतः अपनी समूची आर्थिक नीति का हमें देव ऋण के सापेक्ष निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। इस पूरे संदर्भ से हम गांधी द्वारा हिंदू स्वराज में जो महायंत्रों का विरोध किया गया है, उसकी सार्थकता और उसके निर्वचन को समझ सकते हैं। ऋषि ऋण उस सकल और अक्षय ज्ञान परंपरा के प्रति हमारी कृतज्ञता का द्योतक है, जो हमें अपने पूर्वजों की तपःपूत साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। देव ऋण के बाद ऋषि ऋण, वो हमारी अक्षय जो ज्ञान परंपरा है, उस अक्षय ज्ञान परंपरा के प्रति हमारा जो भाव, हमारा जो दायित्व होना चाहिए, उस दायित्व को इंगित करता है ऋषि ऋण। सनातन भारतीय परंपरा में ज्ञान को मनुष्य की सृष्टि नहीं माना गया है, वरन ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही है, जो आप्त प्रज्ञा संपन्न ऋषियों के माध्यम से भावी मानव जाति को लभ्य हो पाती है। वो कोई मनुष्य जनित नहीं है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में विद्या और ज्ञान के परात्पर स्रोत स्वीकार किए गए हैं, ट्रांसेंडेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज। इसीलिए यहाँ ज्ञान अथवा विद्या के क्षेत्र में सुपात्रता का तो ध्यान रखा गया है, किंतु न तो इस पर किसी का कोई विशेषाधिकार या कॉपीराइट माना गया है और न ही इसे विक्रय या विपणन की या व्यापार की कोई वस्तु माना गया है। इस संदर्भ में नॉलेज इज पावर, इस अवधारणा पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि नॉलेज इज पावर जो आजकल कहा जा रहा है, वो अपने आप में कितनी त्रुटिपूर्ण और कितनी भयावह धारणा है। विद्या मनुष्य को आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। आज भ्रमवश इसे शक्ति केंद्रित मान्यता प्राप्त हो रही है, जिसे हमने पावर, नॉलेज इज पावर कहा। विद्या सद्गुण का कारक है और यदि किन्हीं अर्थों में इससे शक्ति का प्रयोजन भी सिद्ध होता है, तो वह भी सद्गुण के अनुशासन में ही अनुमन्य है। सद्गुण रहित शक्ति का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है, वो विनाशकारी शक्ति मानी गई है। इस दृष्टि से हमें अपनी वर्तमान शिक्षा नीति की भी निर्मम समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे ऋण यानी पितृ ऋण की संकल्पना भी अत्यंत व्यापक और सूक्ष्म है। एक ओर जहां इसका आधार तात्विक यानी मेटाफिजिकल है, वहीं इसका प्रयोजन समाजार्थिक है, सोशियो इकोनॉमिक है। तत्वतः गुण और वर्ण के आधार पर आधारित यह प्रकरण अत्यंत गंभीर और रहस्यमय है, जिसकी तरफ सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता है। सनातन परंपरा में यह विषय देह तत्व विज्ञान कहलाता है। इस विषय के अनुसार जीव के साथ देह का अति घनिष्ठ संबंध है। कोई ऐसा जीव नहीं होता जिसे देह न प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। अखंड ज्ञान में ब्रह्म से अलग होकर जीव देह धारण करता है तथा शत सहस्र जन्म जरा मरण के प्रवाह में परंपरा क्रम से शत सहस्र देह धारण करके तथा उनका त्याग करके असंख्य सुख दुख पाप पुण्य तथा धर्म ज्ञान से अभिज्ञता प्राप्त कर उसे भोग कर जीव की जीवन यात्रा सुर नर तिर्यक यानी नाना पथों में
कोटि कोटि वर्ष व्याप्त होकर एक दिन अवसान को प्राप्त होती है। ये जीव का सनातन जीवन क्रम बताया गया है। परब्रह्म मिलन रूपी बोध की इस अवस्था के पूर्व जीव इस सुदीर्घ यात्रा में देश देशांतर दिग दिगंतर परिभ्रमण करते हुए अज्ञानवश अपने को ब्रह्म से भिन्न समझने लगता है। यह जो अचिंत्य दीर्घ यात्रा है, दुरंत क्लेशमय चक्र में जीवन का घूमना है, असीम भव सिंधु का तरना है, यही जीव का जीवन कहलाता है। जीव के जीवन की भारतीय दृष्टि यही है। इसी को संसार कहते हैं। देह से बद्ध होने तक जीव की यह संसार यात्रा अविराम चलती रहती है। इस बद्ध जीव के 4 देह या शरीर होते हैं। इसके 4 प्रकार के शरीर माने गए हैं। केवल हमारे यहाँ एक शरीर की मान्यता नहीं है। वो 4 शरीर हैं: कारण शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। जीव जीवन का सर्वस्व कारण शरीर ही है। यही अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियादि तथा सुख दुख, धर्माधर्म, समस्त तत्व, सारी वृत्ति और समस्त विकार का मूल कारण है। वेदांत वर्णित आनंदमय कोश की स्थिति कारण शरीर के अंतर्गत ही है। इसी प्रकार पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच तन्मात्रांश तथा मन बुद्धि अहंकार, इन सबका सूक्ष्म समन्वय ही लिंग शरीर कहलाता है। कर्माशय, कर्म वासना, आशा निराशा, अतीत, वर्तमान और भविष्यत सबके सब लिंग देह रूपी फलक पर ही टंकित रहते हैं, उसी पर अंकित रहते हैं। जन्म, जाति, स्वभाव, चरित्र, मति, गति, रुचि, प्रवृत्ति, इस प्रकार के जो तत्व हैं, इन सबका निरूपण और निर्णय इसी लिंग शरीर के द्वारा ही होता है। वेदांत में वर्णित पंचकोशों में 3 विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये लिंग शरीर के ही अंतर्गत हैं। तीसरा, सूक्ष्म देह में सुख दुख का भोग होता है। जो हमें सुख और दुख का भोग होता है वो सूक्ष्म देह में होता है। इसी शरीर में रहकर जीव लोकांतर में गमन करता है, उत्क्रमण करता है, ट्रांसमिट होता है। जहाँ लिंग शरीर स्वयं निराश्रय है, वहीं सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर का आश्रय है। यानी लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में निवास करता है। सूक्ष्म शरीर प्राकृतिक नियमों तथा नैसर्गिक विधान के वशीभूत नहीं होता। इनसे वह विकृत या क्षतिग्रस्त भी नहीं होता। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद इस सूक्ष्म शरीर की सत्ता को हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। वो अग्नि से या प्राकृतिक तत्वों से क्षरित नहीं होता। चौथा शरीर है स्थूल देह। विभिन्न इंद्रियों, अंग, उपांगों से युक्त यही शरीर सांसारिक जीवन के समस्त विषय, व्यापार और व्यवहार का क्षेत्र है। इसी शरीर को लेकर देहात्मवादी मनुष्य मुग्ध और व्यस्त हो रहा है। जो आज का मनुष्य है, जिसे हम आधुनिक मनुष्य कहते हैं, जो देह को ही आत्मा स्वीकार करता है, देह से अलग उसके लिए आत्मा की कोई कल्पना नहीं है। इस तमह पुंजभूत स्थूल देह के गंभीर अंधकार के अंतस्थल में एक अपूर्व उज्ज्वल और ज्योतिर्मय राज्य है। उस स्वर्ग से भी समुज्वल राज्य का आविष्कार भारत के ऋषियों, मुनियों, योगियों ने किया है। देह तत्व विज्ञान प्रकरण के विवेचन से आपके सामने यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतवर्ष की आध्यात्मिक संस्कृति का यह एक आश्चर्यमय प्रकरण है। ऐसा गंभीर देह तत्व विज्ञान का प्रकरण आपको संसार की दूसरी संस्कृतियों में नहीं देखने को मिलेगा। और इस देह तत्व प्रकरण की उपेक्षा करके कभी भी हम भारतीय ज्ञान मीमांसा और भारतीय जीवन दर्शन की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। भारतीय परंपरा की आधार भित्ति का निर्माण ऐसे अनेक प्रकरणों के समुच्चय से हुआ है। ध्यातव्य है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर जो संचालक सूत्र निर्धारित किए गए हैं, उनकी निर्धारण प्रक्रिया इन्हीं अनेक गूढ़, रहस्यमय और आश्चर्यमय प्रकरणों के चिंतन मनन से आगे बढ़ी है। अब हम समझ सकते हैं कि जिन आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों पर हमारा विश्वास है, वो विचार अपने आप में कितने अभारतीय और हमारे लिए
कितने निरर्थक हैं। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देह तत्व विज्ञान का पितृ ऋण से भी घनिष्ठ संबंध है। जिस देह की चर्चा इस प्रकरण में की गई है वह देह किसी भी योनि में अपने पूर्वजों से ही प्राप्त होती है। मनुष्य देह इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसमें रहते हुए मनुष्य इसके मोह पाश से मुक्त हो सकता है। इसके लिए उसे अपने पितरों पूर्वजों का आभारी और उनका ऋणी और उनके प्रति तथा उनके जन्म जन्मांतर के प्रति उसे कृतज्ञ रहना ही चाहिए। हम उनके प्रति कृतज्ञ रह करके कोई एहसान नहीं करते। ये हमारा अनिवार्य दायित्व है। ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न होना चाहिए। इसीलिए एक भारतीय से ये अपेक्षा की गई है कि वह नाना योनियों में विद्यमान जन्म जन्मांतर के अपने पितरों का नित्य तर्पण करे। इस संबंध में विष्णु पुराण के ये मंत्र द्रष्टव्य हैं। कितनी व्यापक हमारी जीवन की भावना है जिसका हम लोग आज तिरस्कार कर रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम महामारी या इस प्रकार के अनेक विप्लवों को भोग रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये महामारी तो अब ना आई। इस महामारी के पहले जिस आधुनिकता जनित विश्व को हम जी रहे थे वो भी कोई कम महामारी नहीं था। विष्णु पुराण के इस श्लोक की व्यापकता और उसकी सार्थकता पर गौर कीजिए। अपने पूर्वजों को जलांजलि देते समय प्रत्येक हिंदू का यह दायित्व है कि वो इन मंत्रों का उच्चारण करे। हम कहते हैं कि देवासुरास्तथा यक्षा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा पशा खगवा। सभी को देव सुर यक्ष नाग गंधर्व राक्षस पिशाच गुह्यक सिद्ध कुष्मांडा पशु पक्षी सभी को हम जलांजलि देते हैं। जलेचरा भूनिलया वाह्या हाराशजंतवा जो जल में हैं भूमि में हैं वायु में हैं त्रितिमेतेनु यान्त्याशु मध्यते नाम बुनाखिला वे सभी इस अखिल विश्व में मेरे द्वारा दिए गए जल से संतुष्ट हों। वो किसी भी लोक में हों। नरकेशु समस्तेषु यातनासु च स्थिता तेष्याम्याप्या यना दीयते सलिलम मया। ये बांधवा वा यन जन्मनि बांधवा वे हमारे बंधु हों बांधव हों अन्य जन्मों के बंधु बांधव हों ते तृप्तिमखिला यान्तु ये यश्चातुकांक्षिणा जिनको भी हमसे जल की आकांक्षा हो वे सभी हमारे जल से तृप्त हों। यत्र क्वचन संस्थानाम शुतृष्णो पहतात्मनाम इदमाप्या यनायास्तु मया दत्तम तिलोदकम। मैं ये जो तिल मिश्रित जल दे रहा हूँ ये सभी मेरे जल से संतुष्ट हों। तो विष्णु पुराण के इस तर्पण मंत्र से हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देह तत्व विज्ञान के रूप में पितृऋण का एक तात्विक आधार तो भारतीय परंपरा में विद्यमान है ही, इसका एक महत्वपूर्ण समाजार्थिक पहलू भी है। एक पिता की संतति के रूप में हम पितृऋण से तभी मुक्त हो पाते हैं जब पिता के बाद कुल परिवार और संबंधों के धर्म सम्मत संरक्षण संपोषण और संवर्धन के दायित्व का हम सम्यक प्रकार से निर्वहन करते हैं। सामान्यतः इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन के विषाद और उनकी चिंता का मुख्य कारण कर्म सांकर्य ही था। अर्जुन इस बात को लेकर चिंतित थे कि यदि युद्ध में स्वजनों का नाश हो गया तो कुरुवंश की कुल परंपरा का क्या होगा, हमारे उस दायित्व बोध का क्या होगा। आज कुल परंपरा से विचलित और विस्मृत होने का ही परिणाम है कि समाज अस्त व्यस्त हो चुका है और आजीविका का भयानक संकट सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए मित्रों, एक भारतीय के लिए अपने ऋण त्रय का बोध होना जीवन मरण का प्रश्न होना चाहिए। अब आगे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऋण त्रय का आधारभूत सिद्धांत है और जिस सिद्धांत के अंतर्गत हमने ब्रह्म के विवर्त का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, कर्म जनित पुनर्जन्म का सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, त्रिगुण का सिद्धांत, उसके उपरांत वर्णाश्रम और पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत आपके समक्ष रखने की कोशिश की, इसके
प्रतिस्थापना स्वरूप आधुनिक भारतीय संविधान या आधुनिक भारतीय विधान जिसका हम पालन करने के लिए बाध्य हैं या जिसका हम सामान्यतः पालन करते हैं, इन सारे सिद्धांतों के विकल्प के तौर पर कौन से विधान और कौन सी वस्तु स्थिति हमारे सम्मुख रखी गई है, इसकी चर्चा आगे के अंश में हम लोग करेंगे। जहां तक ऋण त्रयक सिद्धांत के प्रतिस्थापन स्वरूप भारतीय संविधान की व्यवस्था का प्रश्न है, तो भारतीय संविधान में कुछ मूल कर्तव्यों का विधान किया गया है। मित्रों, राष्ट्रों के इतिहास में उदयावपात यानी उत्थान और पतन का क्रम बड़ा स्वाभाविक है। अपने दीर्घकालीन इतिहास में भारतवर्ष ने भी काल की इस नियति को भोगा है। विदेशी आक्रांताओं के अधीन काल के इस प्रवाह में भारतवर्ष ने अपने राष्ट्रबोध को जागृत रखने का भी उल्लेखनीय यत्न किया है। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। मुस्लिम अधीनता के युग में जहां भारतीय समाज ने अपनी धारणा शक्ति से इस दायित्व का निर्वहन किया, वहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में वैचारिक और राजनीतिक दोनों तरीकों से भारत ने अपने स्वत्व की रक्षा करने का यत्न किया है। तथाकथित भारतीय पुनर्जागरण इसी यत्न का वृत्तांत है। इसलिए भारतीय पुनर्जागरण के चरित्र पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इससे पुनर्जागरण काल में भारतवर्ष का कई वैचारिक धाराओं और अंतर्धाराओं के से सम्मिलन हुआ। एक प्रकार की कुलबुलाहट के साथ स्मरण विस्मरण, गौरव ग्लानि, सहयोग संघर्ष का एक असमंजस और दुविधा भरा युग भारतीय पुनर्जागरण था। कुछ चीज़ों का हम स्मरण करते हैं, कुछ का हम विस्मरण करते हैं, कुछ पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं, कुछ का स्मरण करके हमारे अंदर एक ग्लानि भाव उत्पन्न होता है। कहीं हम कुछ सहयोग करने के लिए बाध्य होते हैं तो कहीं हम संघर्ष करने के लिए भी बाध्य होते हैं। तो इसलिए जो भारतीय पुनर्जागरण है, इस प्रकार की विरोधी धाराओं और अंतर्धाराओं का एक वृत्तांत है, जिसमें हमको एक असमंजस और दुविधा भी स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। एक और पराधीन राष्ट्र को राजनीतिक रूप से स्वाधीन कराने का आंदोलन तो चल ही रहा था। इस आंदोलन की अंतर्धारा में भावी भारत की संवैधानिक और वैचारिक आधारभूमि के बीच एक जीवंत अंतर्द्वंद भी बना रहा, जहां एक और लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, आनंद कुमार स्वामी, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, बद्रीशाह ठुलघरिया और श्री अरविंद जैसी विभूतियां भावी भारत के निर्माण की संभावना, उसकी सुदीर्घ और सर्वांगपूर्ण परंपरा की बुनियाद के ऊपर तलाश रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले, माधव गोविंद रानाडे और मोतीलाल नेहरू जैसे महापुरुष ब्रिटिश उपनिवेशवाद के माध्यम से भारत को प्राप्त आधुनिक उदारवादी संवैधानिक दृष्टि के आलोक में भावी भारत के चित्त, मानस और काल को गढ़ने में विश्वास रखते थे। 20वीं सदी के चौथे दशक के आते आते अंग्रेजों द्वारा भारत को शासित करने के लिए समय समय पर लागू आधुनिक उदारवादी संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत की राजनीतिक स्वाधीनता को प्राप्त करने का प्रश्न अन्य सभी विचार दृष्टियों को पार्श्व में धकेल कर सर्वप्रमुख हो गया। 26 नवंबर 1949 को निर्मित और 26 जनवरी 1950 को लागू भारत का संविधान इसी कालक्रम का परिणाम है। ब्रिटिश संसदीय परंपरा द्वारा पोषित आधुनिक, इहलौकिक और उदारवादी, मॉडर्न, सेकुलर और लिबरल मूल्य मान्यताओं को संरक्षित और संपोषित करने वाला एक ऐसा संविधान उस भारतवर्ष को मिला, जिसने संस्थागत जटिलताओं की अपेक्षा हमेशा से अपने धर्म और संस्कृति के सनातन मूल्यों को जीवन में धारण कर स्व अनुशासित रहने को अधिक सुगम, सार्थक और विश्वसनीय माना। संविधान की प्रस्तावना को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक उदारवादी मूल्यों के अनुरूप एक नए कलेवर वाले राष्ट्र की निर्मित के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने
का एक प्रमुख ध्येय विद्यमान है। स्वतंत्रता और अधिकार की धारणाएं अन्यान्य आधुनिक मान्यताओं की तरह ही अमूर्त कोटि की मान्यताएं हैं। इनके आधार पर किसी व्यवस्था का नियमन और संचालन करना आसान कार्य नहीं है। भगवत गीता में उद्धृत अधिकार की भारतीय धारणा अपने कर्तव्यों के सीमांकन से आबद्ध है और कर्तव्य संस्कृति सापेक्ष और धर्मानुमोदित हैं। इसके विपरीत फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अमूर्त धारणाओं के आधार पर नागरिकों के जिन अधिकारों को संवैधानिक रूप प्रदान किया, वे ही 1789 के फ्रांसीसी संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा और 1791 के अमेरिकी संविधान संशोधन में अधिकार पत्र के रूप में अधिनियमित हुए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपीय राज्यों के संविधानों पर भी पड़ा। प्रथम महायुद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यों के संविधानों में इन्हें मूल अधिकारों के रूप में समावेशित कर लिया गया। इस संबंध में जर्मनी का वीमर संविधान तथा आयरिश संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जर्मनी और आयरलैंड के संविधान। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मूल अधिकार का विचार और भी लोकप्रिय हुआ तथा युद्ध के बाद भारत सहित बर्मा और जापान आदि जिन देशों के संविधान का निर्माण हुआ, उन सभी में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। इस विचार को 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1950 में लागू किए गए भारत के संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, किंतु 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यह संविधान के भाग चतुर्थ अ में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था के रूप में विद्यमान है। ये 10 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं जिनसे आप लोग भली भांति अवगत होंगे। संविधान उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का प्रत्येक नागरिक द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दे। प्रत्येक नागरिक से यह भी अपेक्षित है कि वह राष्ट्र रक्षा तथा राष्ट्र सेवा के लिए प्रस्तुत भी रहे। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का पोषण करे तथा स्त्रियों का सम्मान करे। देश का प्रत्येक नागरिक भारत की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझते हुए उसका संरक्षण करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सभी सम्मिलित हैं, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति एक दया का भाव रखे। नागरिकों से यह भी अपेक्षित है कि उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा मानववादी हो, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक हो तथा वे ज्ञानार्जन के प्रति उन्मुख हों। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना भी नागरिकों का कर्तव्य माना गया। और इन सब के साथ साथ नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक उत्कर्ष की ओर भी बढ़ने का सतत यत्न करें। सामूहिक रूप से भी हमारा उत्कर्ष हो, यह उनका सामान्य प्रयास होना चाहिए। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप 11वां मूल कर्तव्य संविधान में योजित किया गया, जिसके अनुसार माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। प्रथम दृष्टया ये कर्तव्य किसी भी देश समाज के समुन्नयन के लिए आवश्यक ही प्रतीत होते हैं, किंतु अनिवार्यता और अर्थ की दृष्टि से इन पर पर्याप्त विचार की संभावना भी है। इस कारण की भी पड़ताल की जानी चाहिए कि विश्व में सनातन संस्कृति के वाहक इस देश को
संविधान के माध्यम से कर्तव्य बोध कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस राष्ट्र के सनातन मूल्यों में 3 ऋणों की संकल्पना इतने विस्तृत रूप में विद्यमान थी, उसको इस प्रकार का कर्तव्य बोध एक संविधान में उसके संशोधन के माध्यम से कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अपने आप में एक बड़ा और विचारणीय प्रश्न है। सामान्यतः तो किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक संस्थाओं और प्रशासनिक उपकरण की अधिसंरचना या उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बोधक होना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक प्रश्नों को उस देश के सभ्यता बोध या उसका जो सेंस ऑफ सिविलाइजेशन है, उसके सहारे ही छोड़ देना उचित होता है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक प्रश्न इतने बहुआयामी, बहुसंदर्भी तथा बहुस्तरीय अर्थों से गर्भित होते हैं कि उन्हें व्यापक सभ्यता बोध के फलक पर ही समझा और जिया जा सकता है। अर्थात वे इतने मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कॉन्टेक्चुअल और मल्टी लेयर्ड होते हैं कि जब तक आपका सभ्यता और संस्कृति बोध समृद्ध नहीं है, तब तक आप इन सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं सकते। ये कोई वैधानिक प्रश्न नहीं हुआ करते। दूसरे, एक आधुनिक और इहलौकिक तथा उदारवादी मूल्य मान्यताओं से अंतः प्रेरित संविधान सभ्यता और संस्कृति के सांदर्भिक प्रश्नों को हल भी नहीं कर सकता। ये जो बार बार हमारे संविधान के सामने इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं सभ्यता और संस्कृति को लेकर, और कई बार उसमें टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं, उसका कारण भी यही है कि ये जो आधुनिक, इहलौकिक और उदारवादी मूल्य मान्यताओं से अंतः प्रेरित और परिपोषित संविधान है, यह सभ्यता और संस्कृति के जो सांदर्भिक प्रश्न हैं, उन सांदर्भिक प्रश्नों को हल भी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अर्थवत्ता की दृष्टि से भी इन मूल कर्तव्यों पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि इनके अभिप्राय क्या हैं जो मूल कर्तव्य बताए गए हैं। संवैधानिक आदर्श, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता, भ्रातृत्व, समन्वित संस्कृति, वैज्ञानिक और मानववादी दृष्टिकोण तथा व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष जैसी धारणाएं बहुत अस्पष्ट, अमूर्त अथवा बहुवर्थी धारणाएं हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों में समाहित मात्र कर देने से इनका सम्यक अवगाहन और अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। इन सारी अवधारणाओं के बहुत सारे अर्थ हैं, इनके बहुत सारे संदर्भ हैं। इन धारणाओं के सम्यक अवगाहन और परीक्षण के लिए भी हमें अपनी उसी सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा की ओर निहारने का ही विश्वास पुनः सृजित करना पड़ेगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में केवल संविधान के माध्यम से अपने देश के साथ हमारा कोई सहज स्वाभाविक संबंध बनना कठिन है। यही कारण है कि राज्य और नागरिकों के मध्य एक अनवरत अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता का वातावरण बना रहता है। न राज्य नागरिकों की अविचल निष्ठा हासिल कर पाता है और न ही नागरिक राज्य को अपने योगक्षेम का अनिवार्य वाहक स्वीकार कर पाते हैं। इस अविश्वास और अस्वीकार्यता की राज्य और नागरिकों को बार बार कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब तक किसी देश के राष्ट्रीय प्रतिमान उसके सांस्कृतिक संदर्भों से परिभाषित और उसके नागरिकों के सभ्यता बोध से सुग्राह्य नहीं होते, दोनों ही ओर से कर्तव्य बोध उत्पन्न कर पाना असंगत और अस्वाभाविक होता है। वो संभव नहीं होता, बड़ा अननेचुरल या बड़ा आर्टिफिशियल होता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में जो भी आदर्श और विचार समाहित किए गए हैं, उनका अपना एक देशज और सांस्कृतिक संदर्भ पहले से विद्यमान है। हमारा अपना एक विस्तृत प्रतीक शास्त्र है। चिति और विराट के रूप में राष्ट्र का एक सहजात प्रत्यय है। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के संबंध में एक विशिष्ट किंतु ग्राह्य, पोषणीय और समावेशी अवलंब है। इसके साथ साथ ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य की त्रिपुटी के मध्य संतुलन की एक अनवरत साधना है। यह संतुलन की साधना ही समस्त जड़ चेतन के साथ इस लोक और परलोक में हमारे साहचर्य का आधार है। ज्ञान विज्ञान का एक विशिष्ट और परीक्षित स्वरूप है आत्मबोध। इस ज्ञान विज्ञान का निकष है, यही हमारा
मानुष भाव है। ये आत्मबोध ही हमारे ज्ञान विज्ञान की अंतिम निष्पत्ति है और इसी से हमारा मानुष भाव सिद्ध होता है। हमारी मनुष्यता का आधार ही यही आत्मबोध का भाव है। शिक्षा हमारे यहाँ इसी आत्मबोध के लिए मनुष्य को सुपात्र बनाने की कला है। शिक्षा की हमारे यहाँ यही भूमिका है कि वो मनुष्य को उसके आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाए, जिससे वह अपने सर्वोच्च मानुष भाव को प्राप्त कर सके। और यह सब कुछ हमारे सामूहिक अभ्युदय और निःश्रेयस का हेतु है। ये केवल हमारे व्यक्तिगत अभ्युदय का या व्यक्तिगत उन्नति का हेतु नहीं है, बल्कि हमारे सामूहिक अभ्युदय और निःश्रेयस जो जीवन के परम लक्ष्य माने गए हैं, परम पुरुषार्थ माने गए हैं, उनका हेतु है, उनका कारण है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों से संकेत तो हम प्राप्त करें, लेकिन उनसे संकेत प्राप्त करते हुए हम अपने भारत भाव को पुनः संयोजित करने के प्रति भी संकल्पवान हों। सभी सम्यक राष्ट्रीय आदर्शों को चरितार्थ करने की यह पूर्व शर्त है, किंतु अनिवार्य शर्त है। अब हम ये जो हमारा कर्तव्य बोध है, जिस कर्तव्य बोध को हम ऋण संकल्पना के प्रतिस्थापन स्वरूप अपने संविधान में लाए, इस कर्तव्य बोध को हम जिसे जनतंत्र लोकतंत्र कहते हैं, उस जनतंत्र लोकतंत्र और प्रजातंत्र की अवधारणा में कैसे लागू करेंगे, इसको देखना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्या लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र की वही मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं से सामान्यतः हम परिचित हैं, या लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र के भी अपने कुछ भारतीय अर्थ हैं, कुछ अपने भारतीय भाव हैं? इन बातों का भी हम परीक्षण करने की चेष्टा करेंगे। मित्रों, जहाँ तक लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र का संबंध है, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि शब्दों का एक अनोखा अर्थ संसार होता है। हम अपनी सुविधा के लिए अथवा अपने रूढ़ हो चुके अभ्यास के कारण समीपस्थ अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को एक दूसरे से स्थानापन्न या पर्याय के रूप में प्रयोग करने लगते हैं, किंतु प्रत्येक शब्द अपने अर्थ में या अपने गर्भ में अर्थ और भाव का एक ऐसा स्वरूप छुपाए रहता है जो सभ्यता और संदर्भ सापेक्ष तो होता ही है, अपने आप में विशिष्ट और अनन्य भी होता है। यानी उस शब्द को आप किसी दूसरे शब्द के द्वारा स्थानापन्न नहीं कर सकते। लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र इसी प्रकार के शब्द हैं। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में इन शब्दों को हम समानार्थी मानकर प्रयोग करते हैं, किंतु ये तीनों शब्द अपनी व्युत्पत्ति और अनुप्रयोग की दृष्टि से गंभीर अंतर गवेषणा के विषय हैं। इन तीनों शब्दों में प्रयुक्त तंत्र प्रत्यय स्वयं में बहुअर्थी है। पराभौतिक विद्याओं के संदर्भ में इसका अभिप्राय वश में करना होता है। तंत्र शास्त्र में तंत्र उपसर्ग का यही अभिप्राय है। इसी प्रकार जहां अभियांत्रिकी में इसका अभिप्राय उपकरणात्मक संयोजन से है, इंस्ट्रूमेंटल कोहेशन से है, तो वहीं सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में इसका संकेत प्रणाली विशेष की ओर है। यदि आज हम इन तीनों शब्दों को राजनीतिक सामाजिक संदर्भ में विचारित करें, तो इनका अभिसंकेत लोक उन्मुख, प्रजा उन्मुख और जन उन्मुख राजनीतिक सामाजिक विधान की ओर दृश्यमान होता है। राजनीतिक सामाजिक विधान के लोक उन्मुख, प्रजा उन्मुख और जनोन्मुख होने के अपने अपने गंभीर, अनन्य और महत्वपूर्ण अर्थ संदर्भ हैं। सबसे पहले हम लोक शब्द को लेते हैं। लोक शब्द का अभिप्राय धर्म और संस्कृति के प्रकाश से आलोकित समुदाय से है, अर्थात वो समुदाय जो धर्म और संस्कृति के प्रकाश से आलोकित हो, उसे हमारे यहाँ लोक कहा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्म भारतीय सामाजिक राजनीतिक विधान का मुख्य नियामक तत्व है। वैदिक वांग्मय में जिसे रीत कहा गया, वही आगे चलकर धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।
इसी प्रकार संस्कृति हमारे यहाँ धर्म का ही लोक विग्रह है। स्वामी करपात्री जी महाराज संस्कृति को मनुष्य की भूषणभूत चेष्टाएं कहते हैं। इस अर्थ में मनुष्य के सद्संस्कार उसकी संस्कृति की ही प्रतिध्वनि है और उसकी संस्कृति उसके धर्म की ही लोकाभिव्यक्ति है, लोक में अभिव्यक्ति है। अतः लोक कोई साधारण जन समुदाय नहीं है, कोई ऐरा गैरा नहीं है, वरन धर्म और तदजनित संस्कृति के प्रकाश से प्रकाशित जो सद संस्कार युक्त तथा सदाचरणशील जन समुदाय है, उसे ही लोक शब्द से अभिव्यंजित किया गया है। ऐसा लोक न केवल आत्मानुशासित और आत्म प्रकाशित होता है, सेल्फ एनलाइटेंड होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, वरन इसकी सामाजिक व्यवस्था सुगठित और दीर्घजीवी तथा राजनीतिक व्यवस्था दैदीप्यमान और मर्यादित होती है। वो दीर्घजीवी होगी, सुगठित होगी, दैदीप्यमान होगी, किंतु मर्यादित होगी। प्राचीन भारत का यशस्वी इतिहास इसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिध्वनि है। उसका जो सामाजिक राजनीतिक जीवन विधान रहा है, उसमें जो आपको व्यवस्था दिखाई देती है, जो सुगठन दिखाई देता है, जो मर्यादा दिखाई देती है और जो दीप्ति दिखाई देती है, वो इसी लोक के प्रकाशवान होने के कारण है। इसी क्रम में प्रजा शब्द में अंतर्निहित भाव पालक भाव होता है। प्रजा शब्द में जो भाव प्रतिध्वनित होता है, उसे हम पालक भाव कहते हैं। यह पालक भाव भी दोहरी मर्यादा और दायित्व बोध से भावित होता है। इसमें भी दोहरी मर्यादा सन्निहित होती है। इस व्यवस्था में जहां प्रजा के लिए आत्मनियमन और मर्यादा का भाव अपेक्षित होता है, यानी प्रजा आत्मनियमित रहे, सेल्फ डिसिप्लिन रहे और मर्यादित रहे, वहीं पालक के ऊपर अपनी प्रजा के योगक्षेम को धारित करने का गुरुतर दायित्व होता है। दोनों के ऊपर परस्परावलंबित दायित्व होते हैं। भारतीय संस्कृति में राम राज्य की अवधारणा इसी प्रकार की प्रजा पालक अवधारणा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राम राज्य में जहां एक ओर अयोध्या की धर्मशील और मर्यादित प्रजा है, जहां दंड केवल यतियों और सन्यासियों के हाथ की शोभा मात्र रह गया है, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम अपनी समस्त अयोध्यावासी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज्य करते हैं। राम राज्य का जो मूल चिन्ह है वो यही है कि भगवान राम अपनी समस्त अयोध्यावासी प्रजा के परम पुरुषार्थ यानी उसकी मोक्ष की कामना के साथ राज्य करते हैं। राम राज्य का ये विशिष्ट सद्गुण है। यह राजा और प्रजा दोनों की धर्मशीलता का ही परिणाम है कि राम राज्य में प्रजा प्रसन्न और निश्चिंत है, देवता और पितर संतुष्ट तथा अभय प्रदान करने वाले हैं, प्रकृति सौम्य, मनोरम और अनुकूल है तथा राज्य सद्भाव युक्त, समर्थ और सुस्थिर है। प्रजा में, राज्य में, प्रकृति में, देवताओं में, पितरों में और राजा में ये सारे सद्गुण तब तक आ ही नहीं सकते जब तक प्रजा और राजा दोनों ही धर्मशील न हों। राजधर्म के भारतीय सिद्धांत में प्रजा का धर्मशील होना तो अपेक्षित है ही, राजा का भी पुण्यात्मा और प्रतापी होना अपेक्षित है। भारतीय राजधर्म के अनुसार राज्य का शासन भय अथवा विलासिता से संचालित नहीं होता, वरन वह राजा के पुण्य प्रताप की अपेक्षा करता है। भययुक्त हिरण्यकश्यप के राज्य तथा विलासिता युक्त रावण की लंका की दुर्गति से हम में से कौन परिचित नहीं है। इसी प्रकार जनतंत्र एक ऐसा विधान है जिसमें जन सामान्य की सामुदायिक जीवन को सुनिश्चित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों पर एक व्यापक सहमति होती है, एक जनरल एग्रीमेंट होता है। अर्थ विस्तार की दृष्टि से इन सिद्धांतों को ही हमारे दैशिक शास्त्र में चिति और विराट कहा गया है। चिति से तात्पर्य किसी राष्ट्र को अपने अस्तित्व के साथ मिली वे विशिष्टताएं हैं जो उसके प्रत्येक क्रियाकलाप से प्रदर्शित होती रहती हैं। इसी प्रकार विराट
चिति द्वारा उत्पन्न वह सामूहिक प्रकाश है जिसके प्रभाव से मनुष्य अपनी राष्ट्रीय विशिष्टताओं के पोषण, उनके संवर्धन और उनके रक्षण के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को उद्यत रहता है। जब तक किसी राष्ट्र की चिति जागृत और निरामय रहती है, तब तक राष्ट्र का अभ्युदय होता रहता है। उस राष्ट्र की प्रजा को सुसाध्य आजीविका, शांति, स्वतंत्रता और पौरुष सुलभ होते रहते हैं। इसलिए किसी राज्य के सुसंचालन के लिए उसके चिति और विराट के स्वरूप को समझना बहुत ही आवश्यक है। किंतु चिति का तिरोधान हो जाने, उसके तिरस्कृत हो जाने अथवा उसमें किसी प्रकार का विकार आ जाने के कारण राष्ट्र का भी तिरोधान होने लगता है। इसलिए चिति, विराट और राष्ट्र का अन्योन्याश्रित संबंध मानना चाहिए। चिति का लोप हो जाने पर राष्ट्र निश्चेतन देह के समान निष्प्राण, निष्क्रिय और निश्चेष्ट हो जाता है तथा ऐसे चितिशून्य राष्ट्र के लिए सिवाय दूसरे की भोज्य वस्तु होने के और कोई चारा नहीं रह जाता। चिति के लुप्त हो जाने से विराट का प्रकाश भी धुंधला पड़ जाता है। उसके प्रति बलिदान करने की भावना भी क्षीण हो जाती है और वह राष्ट्र या जन समुदाय श्रीहीन हो जाता है। जब तक विराट ठीक रहता है तब तक राष्ट्र और समाज का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और जब मिथ्या आचार विचार से विराट के प्रकाश का क्षय होने लगता है तो धीरे धीरे राष्ट्र और समाज के शरीर में भी स्वार्थ रूपी महाव्याधि जन्म ले लेती है और उसके सभी अंग क्रमशः निस्तेज, निर्बल और प्रतिरोधहीन हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन उसका स्वाभाविक ही पतन भी होता चला जाता है। स्पष्ट है कि राष्ट्र और समाज की चिति और विराट का उदयावपात, इनका उत्थान और पतन ही राष्ट्र और समाज में उपस्थित जन के उदयावपात का कारण है। जैसी चिति और विराट की प्रकृति होगी वैसी ही राष्ट्र के जन की भी प्रकृति होगी। महान से महान राष्ट्रों के सभ्यताई इतिहास में उत्थान और पतन का जो दौर देखा जाता है, उसके कारण को चिति और विराट के उदयावपात के सिद्धांत से समझा जा सकता है। चिति और विराट का यह सिद्धांत दैशिक शास्त्र नाम की पुस्तक में बद्री शाह ठुलघरिया ने व्यक्त किए हैं। बद्री शाह जी ने अपनी यह पुस्तक लोकमान्य तिलक को समर्पित की है तथा इस पुस्तक का अवलोकन करने का अवसर उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया था। जब गांधी जी के पास ये पुस्तक पहुंची तो गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि पहले तो मैं इस पुस्तक के शीर्षक को देखकर चमत्कृत रह गया, मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन जब आद्योपांत मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि भारतवर्ष के जिन भी महाविद्यालयों में या शिक्षण संस्थाओं में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इस पुस्तक का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। इसलिए बद्री शाह की पुस्तक दैशिक शास्त्र और उसमें व्यक्त चिति और विराट के सिद्धांत को हमें नहीं भूलना चाहिए। जन का क्या अभिप्राय है जनतंत्र के सापेक्ष, इसका परिचय हमें बद्री शाह की चिति और विराट की अवधारणाओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र जैसी अवधारणाओं का एक गुरु गंभीर अर्थ संसार है। दुर्भाग्य से अपनी परंपरा से च्युत आधुनिक पश्चिम के प्रभाव में आकर एक शक्ति केंद्रित पावर सेंट्रिक, दल केंद्रित पार्टी सेंट्रिक और वोट केंद्रित वोट सेंट्रिक काम चलाऊ व्यवस्था को हम इन गुरु गंभीर अवधारणाओं से समकृत करने लगे हैं। हम समझने लगे हैं कि शक्ति प्राप्त करने के लिए, दल के माध्यम से वोट प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयोजन जहाँ पर सिद्ध होते रहें, वहीं पर जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र विद्यमान है। अपनी परंपरा से च्युत होने के कारण ही इस प्रकार की हमारी दुर्गति हुई है। प्राचीन भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन में लोक धर्म के प्रकाश से आलोकित और स्पंदित विधान विद्यमान थे। समूचा प्राचीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में लोक धर्म के प्रकाश से आलोकित था, स्पंदित था। प्रजा धर्मशील
और प्रजापालक पुण्यात्मा था। जहाँ एक तरफ प्रजा धर्मशील थी, वहीं दूसरी तरफ जो प्रजापालक था वो पुण्यात्मा था, तथा जन वर्णाश्रम, पुरुषार्थ और ऋणत्रय की राष्ट्रीय विलक्षणताओं से परिचित और उनमें सहभागी था। इस प्रकार लोक, जन और प्रजा, इन तीनों की सार्थकता हमें प्राचीन भारतीय समाज में दिखाई देती है। भारत के चिरकालिक और चतुर्दिक राष्ट्रीय गौरव का भी यही कारण था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जब एक ओर भारतवर्ष को विदेशी हुकूमत से स्वाधीन कराने का राजनीतिक प्रयास चल रहा था, वहीं दूसरी ओर तिलक, महात्मा गांधी, कुमारस्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बद्री शाह, केसी भट्टाचार्य, श्री अरविंद, जिनका नाम हम पहले भी ले चुके हैं, ऐसे कुछ विरले और परंपरानिष्ठ विचारक राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए भारतवर्ष को उसकी चिति और विराट का ही तो पुनर्स्मरण करा रहे थे। स्वाधीनता के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की संकल्पना के द्वारा इन्हीं तत्वों का पुनर्बोध कराने का संकल्प जागृत करने की चेष्टा की। इन सभी विचारकों का मुख्य आग्रह यह समझाने पर है कि भारतीय परंपरा में समाज और राजनीति का विधान कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा है जहां मनुष्य अपने सांस्कृतिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय संदर्भों से रहित माना जाए। जयप्रकाश जी ने इसी विधान को सामुदायिक राज व्यवस्था की संस्कृति कहा है। हमेशा से भारत में जनप्रतिनिधि, नायक अथवा शासक भी उन्हीं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रतिमान रहे हैं जिनके प्रति लोक, प्रजा अथवा जन में सदैव से एक सामान्य सहमति युक्त आदर भाव व्याप्त रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि नायकों के और शासकों के आदर्श तो कुछ और हों और प्रजा के और जन के और लोक के आदर्श कुछ और। इस प्रकार धर्म के प्रकाश से आलोकित लोक, अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रतिमानों से आप्लावित जन और अपनी धर्मशीलता के बोध से स्पंदित प्रजा के इस भाव को हमें लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र की अवधारणाओं के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। इसी संदर्भ में हम गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को भी समझ सकते हैं। गांधी जी के विचारों का ग्राम स्वराज धर्म और नीति से प्रकाशित ऐसे स्वशासी और स्वावलंबी जन का ही स्वराज है जिसे राज्य के भय अथवा लोभ की कोई आशंका नहीं है। न वो राज्य के भय के अनुशासन में रहता है, न ही राज्य के प्रति वो किसी लोभ या लिप्सा की दृष्टि से देखता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र की अपनी भारतीय, सनातन और परंपरानिष्ठ मान्यताओं पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए हम अपने राष्ट्रीय अधिष्ठान की पुनर्रचना या उसकी पुनर्गवेषणा करने का एक गंभीर प्रयास आरंभ करें। इस संदर्भ में हमें यह भी देखना होगा कि अंततः इन सारे आधारभूत विचारों को, वो चाहे ऋणत्रय का विचार हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय मानबिंदुओं का विचार हो, चाहे हमारे बहुसांदर्भिक सभ्यता और संस्कृति का प्रश्न हो, या लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र के गंभीर गुरुतर अर्थ संसार का प्रश्न हो, हमने क्यों विस्मृत किया। इसके लिए वस्तुतः हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पर कुछ विचार करने की चेष्टा करेंगे। जहाँ तक भारतीय शिक्षा नीति, उसकी दशा और उसकी दिशा का प्रश्न है, यह गंभीर रूप से हमारे सारे पूर्व विचारों के साथ अंतर्संबंध है। किसी राष्ट्र की जीवन दृष्टि के अनुरूप उसके नागरिकों को ढालने की विधा ही शिक्षा है। इस अर्थ से शिक्षा अपने स्वरूप से ही राष्ट्रीय होगी। राष्ट्रीय शिक्षा कोई एक अलग प्रकार की शिक्षा नहीं है, बल्कि सार्थक अर्थों में अगर कोई शिक्षा होगी तो उसका स्वरूप राष्ट्रीय ही होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो जीवन दृष्टि होती है, उस जीवन दृष्टि के अनुरूप उसके नागरिकों का परिमार्जन हो, यही शिक्षा का दायित्व होता है।
इसलिए जीवन दृष्टि, शिक्षा दृष्टि और शोध दृष्टि में एक सूत्रता और तारतम्यता अनिवार्य है। किसी राष्ट्र की जीवन दृष्टि उसके स्वभाव के अनुसार होती है और प्रत्येक राष्ट्र का स्वभाव उसे अपने जन्म के साथ ही प्राप्त होता है। उस स्वभाव को बदला भी नहीं जा सकता। ये कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के वशीभूत राष्ट्रों का स्वभाव नहीं हुआ करता, जैसी आजकल के विचारकों की मान्यता है। विपरीत परिस्थिति में वह कभी कभी दब तो जाता है, परंतु अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होते ही राष्ट्र अपने स्वभाव को पुनः प्राप्त कर लेता है। राष्ट्र का यह स्वभाव ही उसकी आत्मा होती है और राष्ट्र की आत्मा को ही चिति कहा गया है, जिसकी अभी हम लोगों ने समीक्षा की है। हम लोगों ने यह भी जाना कि राष्ट्र की चिति का अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में उदय और अवपात होता है। चिति जब उदित अवस्था में होती है तब राष्ट्र की शक्ति भी जागृत अवस्था में होती है और राष्ट्र की इस जागृत शक्ति को ही विराट कहा गया है। जागृत विराट की अवस्था में राष्ट्र समृद्ध, सुसंस्कृत, ज्ञानवान, पराक्रमी और चैतन्यमय बना रहता है तथा राष्ट्र का सर्वतोमुखी अभ्युदय होता है। परंतु राष्ट्र की चिति जब अवपात की अवस्था में होती है, जब पतन की अवस्था में होती है और विराट भी तदनुरूप क्षीण अवस्था में होता है, तब राष्ट्र दारिद्र्य, असंस्कार, अज्ञान और दुर्बलता से ग्रस्त हो जाता है तथा वह अनेक सान्निपातिक संकटों से घिर जाता है। इस संबंध से शिक्षा का प्रश्न एक सांस्कृतिक परक और सभ्यता परक प्रश्न भी है। भारत एक धर्मप्राण अधिष्ठान है। यहाँ धर्म का लोक विग्रह ही संस्कृति है और संस्कृति का ही लोक विग्रह सभ्यता है। इसलिए यहाँ धर्म, संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से अंतर्गुम्फित है। यह भारतीय अधिष्ठान एक विशिष्ट जिज्ञासा केंद्रित अधिष्ठान है, जिसका मूल आत्मबोधमय है। यह भी हम लोगों ने जाना। आत्मबोध का यह विचार समस्त भारतीय जीवन विधान के दौरान एक अवान्तर कथा की तरह विद्यमान रहता है। यह आत्मबोध की कामना ही भारतीयों के प्रत्येक उपक्रम का औचित्य तय करती है। हमारे सारे कार्य, हमारे सारे कार्यक्रम, हमारे सारे पुरुषार्थ इसी आधार पर औचित्य प्राप्त करते हैं कि उनकी सिद्धि से हमें आत्मबोध को सिद्ध करने में कितनी सफलता प्राप्त होती है। चूंकि भारतीय अधिष्ठान एक आत्मबोध मूलक अधिष्ठान है, अतः शिक्षा का प्रयोजन भी आत्मबोध की इस दृष्टि के अनुरूप मनुष्य को गढ़ने में निहित है। दूसरे शब्दों में शिक्षा यहाँ मनुष्य को आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है, जैसा हम लोगों ने पहले कहा। भारत में विद्याएं ब्रह्म विद्या का अंश मानी गई हैं। विद्या का यहाँ कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उनका महत्व ब्रह्म विद्या का अंश होने के कारण ही है। शिक्षा इसी ब्रह्म विद्या की मीमांसा है। देवता इन विद्याओं के अधिष्ठान हैं तथा शब्द या शास्त्र इनके प्रमाण हैं। वांगमयी सृष्टि को यहाँ भगवती सरस्वती का वाचिक विग्रह माना गया है। जो हमारी वांगमयी सृष्टि है, जिसे हम अपनी शास्त्र परंपरा कहते हैं, वो देवी भगवती का वाचिक विग्रह है। इसीलिए किसी व्यवस्था, विचार या नीति का धर्म सम्मत या शास्त्र सम्मत होना यहाँ की अपरिहार्यता है। चूंकि ब्रह्म विद्या का स्वरूप साधनागम्य या तप मूलक है, अतः विद्या या शिक्षा का स्वरूप भी यहाँ साधना लभ्य या तपोद्भूत ही है। वह तप से ही प्राप्त हो सकता है। ऋषि यहाँ वह तपपुंज है जिसने विद्या का साक्षात्कार किया, जो विद्या का साक्षात सम्मुख दृष्टा है। भारत में ऋषि प्रणीत और शास्त्र प्रणीत शुद्ध विद्या की मीमांसा का एक राजपथ है, जिसे हम शास्त्रीय विद्या का मार्ग कहते हैं, जिस पर आधिकारिक गुरुओं और सुपात्र शिष्यों की स्वायत्त अथवा संप्रदायबद्ध परंपरा चलती रहती है। वो परंपरा स्वायत्त भी हो सकती है, ऑटोनॉमस भी हो सकती है और वो संप्रदायबद्ध भी हो सकती है। संप्रदाय भारतीय परंपरा में एक बहुत ही पवित्र शब्द है, जिसका तात्पर्य ही यह है कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित वेदोक्त मार्ग का परिशीलन करने की परंपरा। इस शास्त्रीय परंपरा के प्रथम सिद्धांत, जिन्हें फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहा गया है, वे कर्म और पुनर्जन्म, त्रिगुणात्मकता, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ
और ऋणत्रय के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस शास्त्रीय परंपरा के आलोक में जीवंत लोक परंपरा के उपमार्ग भी सदा से भारत में विद्यमान रहे हैं। एक तरफ जहां शास्त्रीय परंपरा का राजपथ है, वहीं दूसरी तरफ लोक परंपरा की पगडंडियां भी भारत में विद्यमान रही हैं। देखने में यह आता है कि इन उपमार्गों या इन पगडंडियों का भी हमारे लोक जीवन में उतना ही महत्व है जितना शास्त्रीय मार्गों या राजपथ का। इसीलिए इन उपमार्गों या पगडंडियों को आनंद कुमार स्वामी साइड वे टू एटर्निटी कहते हैं, यानी उसी शाश्वत लक्ष्य को प्राप्त करने के दूसरे मार्ग या उपमार्ग। जीवन दृष्टि, शास्त्र और लोक परंपरा तीनों एक साथ प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित होते हैं। अर्थात हमारी जीवन दृष्टि, हमारी शास्त्र परंपरा और हमारी लोक परंपरा तीनों एकरस होते हैं। तीनों की प्रतिष्ठा या तीनों की अप्रतिष्ठा एक साथ ही संभव है। वर्तमान संदर्भ में शिक्षा की भारतीय दृष्टि के प्रति ही नहीं, वरन जीवन की भारतीय दृष्टि के प्रति ही हमारा अनुराग नहीं रहा। इसीलिए शास्त्र, शिक्षा, समाज, अर्थचिंतन अथवा राज्य किसी की भी भारतीय दृष्टि के प्रति हमारा आग्रह या अनुराग नहीं रहा। ये सारी चीजें एक साथ प्रतिष्ठित और एक साथ अप्रतिष्ठित होती हैं। यदि एक के प्रति हमारा स्वाभाविक अनुराग नहीं रहा तो बाकी सबके प्रति भी हमारा स्वाभाविक अनुराग नहीं बचेगा। जीवन दृष्टि, शास्त्र, शिक्षा, समाज, अर्थ और राजनीति सभी की स्वभावजन्य और समान धर्मा तासीर हो, तभी इनके शुभ सोद्देश्य सामने आते हैं। अन्यथा ये घोर विसंगति का कारण भी बनते हैं। इनके स्वरूप के संबंध में सामान्य सहमति का प्रश्न यदि हल कर लिया जाए तो सभी एक साथ राष्ट्र के अभ्युदय का हेतु सिद्ध होते हैं, उसका कारण सिद्ध होते हैं। लेकिन ध्यान यह रखना चाहिए कि शास्त्र, धर्म अथवा संस्कृति के प्रकाश से आलोकित जन को ही यहाँ लोक कहा गया है। अपने इसी शास्त्र सम्मत लोक जीवन से अनुप्राणित भारतवर्ष की गणना अंग्रेजों के आने से पहले सार्वजनिक शिक्षा और विद्या साधना की दृष्टि से अग्रिम पंक्ति के देशों में थी। भारत के प्राचीन विद्यापीठ भी ऐसी ही निरंतर अग्रशील परंपरा के वाहक थे। काशी विद्यापीठ ईस्वी पूर्व 1000 वर्ष से अंग्रेजी शासनकाल तक प्रभावी रहा। तक्षशिला विद्यापीठ भी ईसा पूर्व 800 वर्ष के लगभग प्रारंभ हुआ और सन 400 ईस्वी तक ज्ञान के प्रकाश का विश्व भर में केंद्र रहा। अयोध्या, गुणशिला, कुंडिनपुर, मदुरा, नालंदा, कांची, वल्लभी, उदंतपुरी, विक्रमशिला, जागद्दल, मिथिला, नवद्वीप आदि अनेकानेक विद्यापीठ हमारे पूर्वजों की अक्षय ज्ञान परंपरा के प्रकाशमान वाहक रहे। इन विद्यापीठों और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के वैभव को स्वीकार करने में आधुनिक जनों को कदाचित असुविधा भी होती है। आक्रांताओं ने बार बार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु भारत ने पुनः पुनः नए सिरे से किंतु अपनी तासीर के अनुरूप अपनी शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया। यही कारण है कि जब अंग्रेज भारत में आए तब भी भारत में एक व्यापक, व्यवस्थित और श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था विद्यमान थी। परिणाम स्वरूप समाज सुस्थिर और समृद्ध था। 19वीं सदी के आरंभ में और उसके कुछ बाद तक भी यूरोप के किसी देश में शिक्षा का प्रसार तथा पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत इतना अधिक नहीं था जितना कि भारतवर्ष में। अंग्रेजों ने न केवल संस्थागत रूप से वरन वैचारिक रूप से भी भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया, अस्त व्यस्त किया। यही कारण है कि जहां एक ओर देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर देश के सांस्कृतिक भविष्य को लेकर के भी सुधी जन चिंतित थे, जिनमें लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, आनंद कुमार स्वामी और बद्री शाह जैसी विभूतियां देश की सांस्कृतिक पुनर्जागृति को शिक्षा के माध्यम से
सुनिश्चित करना चाहती थी। स्वतंत्रता के उपरांत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके आनुषंगिक संगठन रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, गायत्री परिवार, स्वाध्याय परिवार, महर्षि महेश योगी, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इत्यादि संस्थाओं के द्वारा भी देश के अंदर और बाहर शिक्षा और संस्कार की गतिविधियां व्यापक पैमाने पर चलाई जा रही हैं। जहां तक संस्कार शिक्षा का प्रश्न है, प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थात मीडिया के माध्यम से देश भर में बड़े पैमाने पर कथा उपदेश के प्रकल्प भी चल रहे हैं। सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की एक प्रबलतम मुख्य धारा भी चल रही है। हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र ने भी अपने शुभाशुभ संकल्पों विकल्पों के साथ इस क्षेत्र में व्यापक रूप से दखल दिया है। किंतु वर्तमान की स्थिति है कि शिक्षा विद्या के प्रकल्प या तो कालबाह्य सिद्ध हो रहे हैं, जो हमारे संस्कार विद्या के प्रकल्प हैं, जो हमारी सनातन विद्या के प्रकल्प हैं, जो अपनी राष्ट्र निष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित करने वाले प्रकल्प हैं, वे या तो कालबाह्य सिद्ध हो रहे हैं अथवा वे आधुनिक पाश्चात्य नमूनों की दुर्बल अनुकृति, एक बहुत ही वीक इमिटेशन बन करके रह गए हैं। सर्वाधिक दयनीय और निराशाजनक स्थिति तो उस प्रकल्प की है जो शासन द्वारा अधिकृत, मान्यता प्राप्त और अखिल भारतीय व्याप्ति वाला है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के अविवेकपूर्ण और असंबद्ध ढांचों में बंटे इस महाप्रकल्प का जो खंड खंड पाखंड है, वो अब किसी भी सुधी व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। इस सरकारी शिक्षा प्रणाली में जो विषय जिस स्तर पर और जिस रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, उनका हमारे स्वाभाविक जीवन विधान के साथ कोई तारतम्य ही नहीं रहा। धीरे धीरे सब कुछ अस्त व्यस्त और निरर्थक सा होता जा रहा है। इधर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर यांत्रिकता के द्वारा मानवीय तत्व को प्रतिस्थापित करने का उद्यम जोर शोर से साधा जा रहा है, और उधर ऐसी निर्जीव होती जा रही शिक्षा से अधिक लोगों को जोड़ने का एक महाअभियान भी चल रहा है। इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्रकल्प को हमें इसी रूप में देखना चाहिए। जिस सभ्यता की लाक्षणिकता ही शिक्षा और संस्कृति पर आधारित हो, उसके इतिहास में क्या कभी ऐसे दुर्दिन आए कि आम आदमी से पूछ करके, आम व्यक्ति से पूछ करके उसके अधिष्ठान राष्ट्र की शिक्षा नीति को तय किया जाए? किसी राष्ट्र के अंदर बार बार शिक्षा नीति का प्रश्न उठना वैसे भी एक गंभीर आध्यात्मिक संकट और बौद्धिक दृष्टिहीनता की स्थिति का संकेतक है। ये कोई शुभ लक्षण नहीं है कि बार बार हमारे यहाँ शिक्षा नीति को तय करने के प्रश्न उठते हैं। ये हमारे लिए एक गंभीर आध्यात्मिक संकट और एक गंभीर बौद्धिक दृष्टिहीनता की स्थिति का संकेतक है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है। यही कारण है कि जैसे जैसे इलाज जटिल होता जा रहा है, वैसे वैसे मर्ज भी सान्निपातिक होता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा का विस्तार उसी अनुपात में विसंगतियां और उलझनें भी बढ़ाता जा रहा है। किंतु दिक्कत यह है कि जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, व्यापक और अधिकृत मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम है, वह भारतीय नहीं है, और जो भारतीय है वह अधिकृत नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, तथा उसका आधुनिक जीवन विन्यास के साथ कोई तारतम्य नहीं है। इसलिए यह ठीक है कि हमारे सामने एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्निर्मित, पुनर्प्रतिष्ठित करने की चुनौती है, किंतु इसकी पूर्व शर्त यह है कि इसके लिए हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से संकेत प्राप्त करने में सक्षम और सक्रिय हों। इसलिए अपने आगे के व्याख्यान में हम इस बात पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी आज तक की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा दृष्टि बनी, उस शिक्षा दृष्टि की निर्मिति में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, उस निर्मिति में किन किन लोगों ने 19-20वीं शताब्दी में सार्थक हस्तक्षेप किए, वो हस्तक्षेप किस प्रकार के थे, वो कितने व्यापक थे, और उनका उल्लंघन करने का हमारे सामने क्या परिणाम हुआ, उस एक पूरी व्यापक विश्वधारा की भी हम चर्चा करेंगे, जो परंपरा और परंपरानिष्ठ तत्वों के परिपोषण में पूर्व और पश्चिम के भेद को न मानते हुए भी बौद्धिक रूप से 20वीं शताब्दी में सक्रिय रही है। इस प्रकार लॉकडाउन की स्थिति में जो प्रश्न हमारे सामने आए थे, उन प्रश्नों का बजाय किसी आपाधापी में समाधान करने के, अपनी सनातन परंपरा के आधारभूत तत्वों के आधार पर उन पर विचार विमर्श करते हुए जो हमारे सामने सांस्कृतिक और सभ्यताई प्रश्न आए हैं,
उन प्रश्नों पर हमने विचार करने की चेष्टा की। आशा है आपको ये प्रस्तुति सार्थक और उपयोगी लगी होगी।